स्टेशनरी वेव्स कब बननी है? जब दो सिमिलर वेव्स, सिमिलर मतलब जैसे साउंड में साउंड ऐड हो सकती है, लाइट में लाइट ऐड हो सकती है, जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की सिमिलर होनी चाहिए, बट दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट ऐसे लगता है कि क्रेस्ट ना यहीं पे है बेटा, कभी ट्रफ बन जाता है उसका क्रेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्रेस्ट आगे को नहीं जा रहा है, जैसे जो ऊपर ग्रे वाली वेव है उसका क्रेस्ट राइट को जा रहा है, लेजर बीम को फॉलो करिए, और ब्लैक वाली वेव का क्रेस्ट पीछे को जा रहा है। बट ये जो नीचे जो रिजल्टेंट बना, इसके क्रेस्ट ट्रफ मूव नहीं करते, मूव नहीं करते, चलते नहीं है आगे को, इसलिए नाम है स्टेशनरी वेव। तो ये तो था एनिमेशन। और एक्चुअल में अगर हमें एक स्टेशनरी वेव बनाए ना, ये तो बड़ा धीरे धीरे चल रही थी ना ऐसे, जब ये फास्ट मूव करेगी और इसको कैमरा से फोटो खींचेंगे ना, तो जितनी देर में कैमरे का शटर खुलेगा, जितनी देर लेंस जो है वो फोटो कैप्चर करेगा, उतनी देर में बेटा कितने सारे क्रेस्ट ट्रफ बन चुके होंगे। तो आपको ये जो धागा है ना, थ्रेड है यहाँ पे एक, जो कि स्टेशनरी वेव की फॉर्म में ऑसिलेट कर रहा है, तो आपको इस तरह के लूप्स नजर आएंगे स्टेशनरी वेव में। इसमें आप नोटिस करेंगे कि जैसे कोई कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे अभी लेजर है जो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करता, देखो ये चलता ही नहीं है बेटा बिल्कुल, और कोई कोई पॉइंट ऐसा है जो फुल ऑसिलेट करता है मैक्सिमम। तो जो पॉइंट्स ऑसिलेट नहीं करते, उनको हम स्टेशनरी वेव में नाम देते हैं नोड्स, उनको नोड्स बोलना है बेटा। और जो पॉइंट्स मैक्सिमम ऑसिलेट करते हैं, उनके लिए नाम है एंटी नोड्स। नोड्स बिल्कुल हिलते नहीं है, नो वाइब्रेशन एट ऑल, एंटी नोड्स पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जो ये डिस्टेंस है क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट का डिस्टेंस, याद आया, उसको हम लैम्डा कहते थे। तो फिर ये जो मैंने डिस्टेंस मार्क किया, ये भी लैम्डा ही था, चेक कर लो जरा, ये भी लैम्डा है। तो अब अगर आप मुझे बताएंगे कि एक नोड से, यहां भी नोड बनेगा बेटा, ये भी नोड है, ये एंटी नोड है। अब आप मुझे बताएंगे कि नोड से नोड का डिस्टेंस कितना है, सोच के बताइए, फिगर से पता चल रहा है वैसे तो, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाय 2, बहुत अच्छे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। इसी तरह से बेटा एंटी नोड से अगले एंटी नोड का डिस्टेंस, वो भी चेक करो। नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। ध्यान से देखो ना, ये जो मैंने अभी अभी एरो ड्रॉ किया, ये नोड से नोड का डिस्टेंस था, ये लैम्डा बाय 2 बोला आपने। अब एंटी नोड है यहाँ पे, और एक एंटी नोड है बेटा इधर यहाँ पे, मैं एंटी नोड मार्क कर रहा हूँ, देखो दोबारा से। एक एंटी नोड यहाँ पे है, ये वाला बेटा जो मैक्सिमम ऑसिलेट करता है, एक एंटी नोड ये वाला है, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज ऑल्सो एंटी नोड। एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना हुआ? लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाय 2, बहुत अच्छा। तो आप एक काम करना, पहले पहले ना डेफिनेशन नोट करो, पहले तो मैं इसको सारे को हटा के ना पहले डेफिनेशन लेके आता हूँ, पहले डेफिनेशन नोट कर लो, फिर फिगर ड्रॉ करते हैं हम। कंडीशन इज, जब दो वेव्स सिमिलर नेचर की, साउंड जैसी होंगी, या रोप पे जो वेव बनती है वो हो गई, गिटार वायर की वेव हो गई, दो वेव्स एक ही तरह की होनी चाहिए, मींस सेम नेचर की, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, बट ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन अपोजिट होना चाहिए, एक राइट को जा रही है, एक लेफ्ट को जा रही है।
उनका जो रिजल्टेंट बनता है, ये जो ब्लू वाला बन रहा है, इस वेव को बोलते हैं स्टेशनरी वेव। तो पहले डेफिनेशन नोट करिए पूरी जरा। तो जैसे समझाया मैंने, फिगर इसका वैसे तो बेटा किसी भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे ना, ये जो स्टेशनरी वेव है वो आपको ऐसे दिखेगी, बट ये तो एक शॉर्ट मूवमेंट के लिए है। थोड़ी देर में इस वेव ने बेटा ऐसे हो जाना है, लाइक दिस। फिर कुछ मूवमेंट के लिए ये जो रोप है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, कुछ देर के लिए रस्सी बिल्कुल आपको सीधी मिलेगी ऐसे। फिर इसके बाद बेटा जो क्रैश था वो धीरे धीरे ट्रफ में चेंज होना शुरू हो जाता है, लाइक दिस। और फिर ये क्रेस्ट अपने फुल एम्पलीट्यूड पे चला जाएगा। तो अगर इस तरह के हम पैटर्न्स बेटा मल्टीपल टाइम्स ड्रॉ करेंगे, या जो वायर है ना वो बड़ी जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगी, तो आपको जो वेव दिखेगी वो कुछ इस तरह की दिखेगी। देखो जरा, आई थिंक यू वुड एग्री कि वेव ऐसी दिखेगी। तो वो पॉइंट्स जो बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करते, ये तो बेटा फुल ऑसिलेट करता, पूरा ऊपर नीचे जाता जैसा अभी आपने देखा। इन पॉइंट्स को बोलना है नोड्स जो हिलते नहीं हैं, जहां पे कोई ऑसिलेशन नहीं। इनको नाम देना है नोड्स, एन 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 ईच। और ये जो पॉइंट्स फुल ऑसिलेशन में रहते हैं, दे आर एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स। होप यू गॉट दिस पॉइंट। इनको एंटी नोड लिखना है। नोड से नोड का डिस्टेंस, जैसा कि आपने अभी अभी बताया, कितना बताया बेटा नोड से नोड का डिस्टेंस? बोल के बताइए। λ/2. λ/2। इसी तरह से एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी आपने बताया λ/2। और अगर कभी पूछे कि एक नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना है, अगर ये पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा? 2 है। केयरफुली, नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस λ/4। λ/4 आएगा। बहुत अच्छे बेटा, जिसने भी आंसर दिया बढ़िया आंसर दिया, ये λ/4 है। तो मैं साथ में लिखता हूं, नोड्स पे, नोड्स वो पॉइंट हैं विच डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल, जहां पे वाइब्रेशन होता ही नहीं है, वाइब्रेट एट ऑल। और एंटी नोड्स जो हैं वहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज मैक्सिमम। उनको बोलना है एंटी नोड्स। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। और आपने बेटा जो मैंने अभी बताया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी λ/2, एंड नोड से अगले एंटी नोड तक का डिस्टेंस इज λ/4। बी केयरफुल, ये हमें यूज करना है अभी आगे जो भी हम डेरिवेशंस करेंगे। चलो फिगर भी ड्रॉ करनी है, डेफिनेशन लिखनी है नोड एंटी नोड की, और नोड से नोड का डिस्टेंस, एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस, वो भी नोट डाउन करेंगे। ये दो वेव्स हैं, एक अब ना नीचे छुप गई है इसलिए दिख नहीं रही। ब्लू वाली वेव आपको दिख रही है, रेड वाली भी है एक जो कि इसके नीचे है। क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ गया तो लार्ज साइज का क्रेस्ट बन गया, यहाँ पे ट्रफ आ गया, लार्ज साइज का ट्रफ बन गया, एंड सो ऑन, अगेन क्रेस्ट अगेन ट्रफ। तो ये पॉइंट जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं ये सारे हैं एंटी नोड।
और जो रेड से मार्क किए हुए हैं वो नोड्स है, वो बिल्कुल हिलते नहीं है। दोबारा फिर एनिमेशन शुरू करता हूँ, दोबारा फिर कर लीजिए। ये देखो बेटा, और जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ आ जाता है, उस टाइम बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर क्रेस्ट ट्रफ अपोजिट फेज में आके मिलते हैं, वो भी दिखाता हूँ, रोक के एक बार। एक टाइम ऐसा रहता है जब ना रस्सी बिल्कुल, वेव जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है, लाइक हियर। ये देखो, रेड वाली वेव का क्रेस्ट, ब्लैक वाली ब्लू वाली का ट्रफ। बेटा जितने साइज का क्रेस्ट था उतने साइज का ट्रफ था, कैंसिल होके जीरो हो गया। तो लेकिन ये सभी जगह जीरो हुआ, यहाँ भी क्रेस्ट का साइज इतना था, नीचे ट्रफ इतना था, कैंसिल होके यहाँ भी जीरो आ गया। तो रिजल्टेंट वेव आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी हो गई है। थोड़ी देर के लिए होगी ऐसे, लेकिन हम तो इसको मूवमेंट को ना विद टाइम जो है वो ऐसे देख पाएंगे जैसे कि अभी नजर आ रही है। हमें वेव ऐसी दिखती है। चलिए, होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं। हमने 3 तरह की वेव स्टडी करनी है यहाँ पे। एक वेव स्टडी करेंगे हम वेव्स ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जैसे गिटार वायर होती है ना, उस पे कैसा वेव बनेगा। गिटार वायर के जो दोनों एंड्स हैं वो हमने बेटा टाइट किए होते हैं, उनको यहाँ पे टाइट किया, एक को दूसरे को यहाँ पे टाइट किया होता है। अगर मैं गिटार की बात बात करूं तो गिटार में ना जो वायर्स हैं वो इधर तो बेटा टाइट की होती हैं, यहाँ पे ना साइड में एक क्लिप लगा रहता है, उसमें सारी वायर्स को बांधा हुआ होता है, इफ यू कुड रिकॉल। और एक तो ये वाला पॉइंट हो गया जिसने हिलना नहीं है, उसको भी नोट कहेंगे। और इधर बीच में बेटा होता है एक वेज, जिसके ऊपर से वायर निकलती है, और यहाँ पे तार को फिर से बांधा गया होता है। एंड यू नो, यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, वायर को प्रेस करके ना अगर आपने यहाँ पे टच करा दिया तो ये भी नोड बनेगा बेटा। अगर वायर पे उंगली नहीं रखी तो नोड जो लास्ट मोस्ट पॉइंट है वहां पे जाके बनता है। तो आप नोड की पोजीशन बदल के ना, अभी क्लियर हो जाएगा, आप वायर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। जहां पे वायर टच हो रही है वो पॉइंट नोड है। एक नोड यहाँ बन गया, एक नोड यहाँ बन गया, तो इतनी लेंथ है वायर की जो वाइब्रेट करेगी। तो जो पहला पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो है कि दोनों एंड्स पे नोड नोड बन गया, तो बीच में एक एंटी नोड तो कम से कम होगा ना। तो जैसा अभी भी आपने बताया कि नोड से अगले नोड का डिस्टेंस क्या होता है, बोल के बताएंगे। नोड से अगले नोड का लैम्डा बाय 2। तो वायर की जो लेंथ है वो लैम्डा बाय 2 के इक्वल होगी, यानी कि वेव लेंथ, ये जो वेव बनेगी वो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ होगा, 2l। अब आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी ई इंटू वेवलेंथ करें तो वेव वेलोसिटी आ जाता है। वेव वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ हमें पता लग गई, हमें निकालना है कि इस वायर की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब बताओ कितने बच्चों को याद है कि स्ट्रिंग्स में वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने शुरू में लिखा था कुछ, क्या था वो? रूट ऑफ टी अपॉन एम, है ना। इसमें टी था टेंशन इन द वायर एंड m was मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हमने लीनियर मास डेंसिटी कहा था। तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है वायर्स में रूट ऑफ टी बाई एम। तो मैं इसी वेलोसिटी को ना रूट ऑफ टी बाई एम पुट कर दूं तो फ्रीक्वेंसी आएगी अपने पास v बाई 2l। बेटा लैम्डा की जगह 2l लिखना है, 2l को नीचे ले गए, और v का फॉर्मूला अभी अभी आपने बोला रूट ऑफ टी बाई एम। तो ये एक वायर की लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है। तो अगला इसका पार्ट जो है मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन वो ना सिलेबस से हट गया है। यानी इसके अगली फ्रीक्वेंसी पॉसिबल क्या है और उसके अगली फ्रीक्वेंसी पॉसिबल क्या है वो भी करनी है। उनको हम बेटा बोलते हैं हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स।
तो इसकी नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, ये दोबारा देख लो, नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2 जो कि वायर की लेंथ के इक्वल है, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 2l। वेव वेलोसिटी होती है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा को पुट किया 2l, 2l को लेके नीचे और वेव वेलोसिटी को √2t/m लिखा। ये जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है पॉसिबल, इसको बेटा बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अनदर नेम इज फर्स्ट हार्मोनिक। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि दो नोड्स के बीच में एक नोड और आ जाए ऐसे, और इन दो नोड्स के बीच में एंटी नोड भी होगा, यहां भी दो नोड के बीच में एंटी नोड होगा। इसमें वायर जो है वो दो सेगमेंट्स में वाइब्रेट करती है, वायर वाइब्रेट्स इन 2 सेगमेंट्स। तो अब नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2, फिर नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2, इस बार टोटल कितना हो गया, ये λ/2 प्लस λ/2 कितना हुआ, लैम्डा। लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू एल, इस बार लैम्डा इक्वल टू एल। तो ये वेवलेंथ लैम्डा थी, इसको हम λ1 लिख लेते हैं। तो इस बार जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है इसी फॉर्मूले से वो होगी v नए वाला लैम्डा जो कि एल के इक्वल है। तो क्या ये वाली फ्रीक्वेंसी इस पुराने वाली फ्रीक्वेंसी का डबल है? इसको अगर हम इंटू 2 करेंगे तो ये आंसर आएगा। मींस जब वायर दो सेगमेंट्स में ऑसिलेट करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से डबल होगी। 2 टाइम्स है, चेक करो ना, ये नीचे का 2 मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए मिसिंग है क्योंकि इसको इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा। तो दिस इज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जिसमें एक वायर जो है वो वाइब्रेट कर सकती है। तो इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, ये तो फर्स्ट हार्मोनिक था, इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। कहते हैं ना कभी कभी किसी बंदे को कि वो ओवर बन रहा है। टीवी में एक ऐड आती है ना कि पापा की लॉटरी निकली है, इतना अच्छा घर में पेंट करवाया है, पेंट की ऐड आती है ना एक, कि यस पापा की सर, लॉटरी लगी है 2 करोड़ 2 की, करोड़। है ना। हाँ, तो वो ओवर हो गया क्योंकि 2 करोड़ की लॉटरी नहीं लगी है, कुछ ज्यादा बता दिया उसने, उसको ओवर बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसी वायर को हम इस फ्रीक्वेंसी से भी वाइब्रेट करा सकते हैं, लेकिन उसको हम ओवरटोन बोलेंगे। तो ये पहला ओवरटोन है। अब अगली पॉसिबिलिटी है कि 2 सेगमेंट की बजाय वायर 3 सेगमेंट में वाइब्रेट करे। तो इस बार सोच के बोलो, लेंथ एल को यहाँ पे लिखा था आपने एल λ/2, यहाँ पे लिखा था लैम्डा, यहाँ पे ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होगा, बोल सकते हैं बेटा, माइक अनम्यूट कर लीजिए। 3 λ/2। 3 λ/2। बेटा कितने बच्चों को समझ आ गया? जिनको समझ आ गया 3 λ/2 वो चैट बॉक्स में सी लिखेंगे। एक नोड से अगले नोड तक λ/2, एक और λ/2, एक और λ/2। तो λ/2 1, λ/2 2, λ/2 3, 3 बार λ/2 आया। तो इस बार जो वायर की लेंथ है वो 3 λ/2 होगी, यानी वेवलेंथ λ2 होगी 2l/3। तो फिर वही फॉर्मूला, वेव वेलोसिटी को ना लैम्डा से डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस बार फ्रीक्वेंसी आएगी, लैम्डा को हमने लिखना है 2l/3, ये बाय 3 ऊपर चला जाएगा। क्या ये आंसर सबसे पहले वाले आंसर का 3 टाइम्स है? इज इट यस और नो? यस सर। यस है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो गई। तो इसको हमें क्या नाम देना चाहिए? इसको हमें क्या नाम देना चाहिए? थर्ड हार्मोनिक और थर्ड सेकंड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन दूसरा ये ओवरटोन नहीं है, ओवरटोन यहां से शुरू हो रहा है, पहला, ये सेकंड।
तो थर्ड हार्मोनिक लिखना है और सेकंड ओवरटोन लिखना है। नोटिंग डाउन कंप्लीट हो गया होगा सभी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बुकलेट का। A stretched wire emits fundamental frequency of 256 Hz. Keeping the tension same, if length of wire is decreased by 10 centimeter, then frequency becomes 320 Hz. Question is find the original length of the wire. तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज न्यू इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T by M। तो ना तो हमने टेंशन को चेंज किया, ना वायर चेंज हुई, तो मास पर यूनिट लेंथ भी सेम था। तो पहले ये फ्रीक्वेंसी थी 256 जब लेंथ थी L। तो अगर हम लेंथ को 10 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दें तो नई फ्रीक्वेंसी 320 हो जाती है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको CGS सिस्टम में ही चलने देता हूं, क्योंकि टी तो चेंज करना नहीं है, एम भी चेंज नहीं करना। तो लेंथ और फ्रीक्वेंसी ही हैं दो पैरामीटर्स जो चेंज होने हैं। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट CGS में भी बेटा पर सेकंड, क्योंकि उसमें टाइम का यूनिट सेकंड है ना CGS में भी। तो पर सेकंड यानी हर्ट्ज का भी बेटा सेम यूनिट रहेगा CGS में भी। तो ऐसा करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में रहने देते हैं और नई लेंथ जितनी पहले थी उससे 10 सेंटीमीटर कम है। लेंथ को कम कर दिया 10 सेंटीमीटर तो फ्रीक्वेंसी बढ़ के 320 हो गई। तो आपको मैंने बताया हुआ है मेथड कि अगर आपको दो सिमिलर इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना सेम फॉर्मूले वाली, तो बेटा बेस्ट तरीका होता है उनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, आगे अपने आप करो। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा। लेफ्ट पे आएगा 256 बाय 320, राइट हैंड साइड पे √2 भी कैंसिल हो जाएगा, √m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा L-10 और नीचे आएगा L। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा सॉल्व कर दो और L निकालो क्या आएगा, बस इतना ही काम है। आगे अपने आप करिए। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करके इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, आगे अपने आप सॉल्व करना बेटा। फिजिक्स तो इतना ही है, आगे मैथमेटिक्स है, डू इट योरसेल्फ। लेंथ 50 सेंटीमीटर आनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर। कीर्ति का आंसर ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। A sitar wire 80 centimeter long emits a note of 288 Hz। स्टार में वायर लगी होती है ना, ये वायर जो है 288 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही थी जब लेंथ था 80 सेंटीमीटर। तो इसको ऊपर से कितने डिस्टेंस से नीचे आके प्रेस कर दें, यानी इसकी लेंथ को कम कर दें ताकि नई फ्रीक्वेंसी 312 हो जाए। तो नई फ्रीक्वेंसी 312, नई लेंथ 80 माइनस जितना नीचे से आके प्रेस कर दोगे। आगे बेटा वही करना, दोनों को फिर से डिवाइड कर देना। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, करना अपने आप है। दोनों को डिवाइड कर देना, वही T/M कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। A tuning fork vibrating with sonometer wire। Excuse me, sir. सोनोमीटर जो है ना वो बेटा लाइक गिटार सितार, उसमें भी एक वायर रहता है और टेंशन क्रिएट करने के लिए एक वेट लगाया होता है। तो टेंशन को चेंज नहीं किया, वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया। तो पहले वायर की लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, तब वायर के वाइब्रेशन और ट्यूनिंग फॉर्क को भी इकट्ठा बेटा वाइब्रेट कराया, तो 5 बीट्स पर सेकंड बन रही थी।
क्वेश्चन में लिखा है बीट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। अगर हम ये जो वेजेस बोलते हैं इनको, अगर इनको थोड़ा बाहर को खींच के ना लेंथ को 21 सेंटीमीटर कर दें तो भी फ्रीक्वेंसी वही रहती है। तो अगर आपको याद होगा कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 500, तो बीट्स पर सेकंड होती है इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहले जो फ्रीक्वेंसी थी, अगर ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 500 है ना, तो पहले फ्रीक्वेंसी थी 504 और एक बेटा पॉसिबिलिटी है 480 496 की। ये दो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं ट्यूनिंग फॉर्क के साथ अगर 4 बीट्स पर सेकंड बनानी है। बट हमें तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी नहीं ना, हमें निकालनी है, उसको न्यू लिख लेते हैं। तो या तो गिटार सितार इसकी सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी न्यू +4 होगी या न्यू -4 होगी, इसको हटा देते हैं। अब क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उसका लेंथ से रिलेशन था इनवर्स रिलेशन, लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसका मतलब है न्यू +4 हायर फ्रीक्वेंसी, 4 नहीं सॉरी 5 है ना, 5 बीट्स पर सेकंड थी, 5 लिख लेते हैं। तो 5 बिट्स पर सेकंड आने के लिए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी या तो न्यू +5 होनी चाहिए या न्यू -5 होनी चाहिए। तो दो केसेस में 5 बीट्स पर सेकंड ही सुन रही हैं, तो एक बार फ्रीक्वेंसी न्यू +5 रही होगी, एक बार फ्रीक्वेंसी न्यू -5 होगी। बट जैसा मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी हायर थी सोनोमीटर वायर की, तब लेंथ कम रही होगी, कम मतलब 20 सेंटीमीटर। और जब फ्रीक्वेंसी लोअर थी न्यू -5, तब भी 5 बिट्स बन रही थी। उस टाइम सोनोमीटर वायर का जो लेंथ था ना वो बड़ा होना चाहिए, लो फ्रीक्वेंसी लार्ज लेंथ। लेकिन ना टी चेंज किया ना एम चेंज किया। तो अपने पास ये दो इक्वेशंस हैं जिनको हमने सॉल्व करके न्यू निकालना है कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो दोबारा बताता हूँ एक बार सारा कुछ वंस मोर। ये जो लेंथ थी जब 20 सेंटीमीटर थी, इसको साउंड किया, बजाया इसको, साथ में ट्यूनिंग फॉर्क भी वाइब्रेट कर रहा था एक, तो इन दोनों में बन रही थी 5 बीट्स पर सेकंड। फिर हमने लेंथ को ये वेज थोड़े बाहर खींच दिए, इसको 21 सेंटीमीटर कर दिया, अब भी आ रही है 5 बीट्स पर सेकंड। तो क्वेश्चन है कि इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो वायर की फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है या तो न्यू +5 या न्यू -5। लेकिन +5 तब होगी, हायर वाली फ्रीक्वेंसी तब होगी जब लेंथ छोटे वाली होगी, और लो फ्रीक्वेंसी तब होगी जब लेंथ होगी ज्यादा। तो फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला यूज करो, न्यू इक्वल टू 1/2L√T/m। तो न्यू +5 तब जब लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, लो वाली फ्रीक्वेंसी तब जब लेंथ थी ज्यादा। बाकी वही करना है, फिर से दोनों को डिवाइड करेंगे, √T/m कैंसिल हो जाएगा, √T/m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना बेटा इक्वल टू 21/20। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे अपने आप बेटा कैरी ऑन करो, न्यू निकालो कितना आता है। आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन इज 205 हर्ट्ज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। अब लास्ट के दो टॉपिक और बचे हुए हैं, वो हम अभी खत्म करेंगे। अगली जो स्टेशनरी वेव है वो है ओपन पाइप में। ओपन पाइप जो ऐसे अपनी एक बांसुरी होती है, फ्लूइड पाइप, उसमें कुछ यहाँ पे होल होते हैं, जहां पे बेटा होल निकाल दिया वहां से हवा बाहर आ सकती है, उसको हम ओपन एंड कहते हैं। इधर से भी खुली होती है ये बेटा, इसको भी ओपन एंड कहते हैं। तो जो पाइप दो साइड से खुला हो उसको हम बोलते हैं ओपन पाइप। एक क्लोज्ड वाला भी होता है। कई बार आपने क्या किया होगा,
आपने जो पेन का कैप है ना, पेन का कैप, उसको मुंह के साथ लगा के ऐसे कभी कभी हम ना एक सीटी सी बजाते हैं समटाइम्स। पेन का जो कैप है ना, वो मुंह के साथ लगा के उससे बेटा फिर विसल बजती है ना एक। ये है क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप एक साइड से खुला होता है, एक साइड से बंद होता है, इसको बोलेंगे क्लोज्ड। जो दोनों साइड से खुला है, इधर से भी इधर से भी, उसको हम बोलते हैं ओपन पाइप। तो ओपन पाइप में ध्यान रखेंगे, ओपन पाइप में जो ओपन एंड है, ओपन एंड है, वहां पे बनता है एंटीनोड। ओपन एंड पे बनेगा एंटीनोड। दो एंटी नोड्स के बीच में कम से कम एक नोड तो जरूर होगा, है ना। अब जैसा आप जानते हैं, एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी λ/2 होता है, जैसा अभी भी हमने किया। नोड से नोड का डिस्टेंस भी λ/2 था, एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी λ/2 है। ओके, तो डिस्टेंस λ/2 ये इक्वल टू एल, तो फिर लैम्डा इक्वल टू एल। तो साउंड की स्पीड अगर है बेटा एयर में v, वहां पे वायर में स्पीड थी जिसको हमने √T/m लिखा। यहाँ स्पीड ऑफ साउंड है अब, क्योंकि वेव जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स हैं, तो इसको आपने T/m नहीं लिखना। अब सिंपली v को लैम्डा से डिवाइड करेंगे और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो लैम्डा अपना 2l है, तो v/2l यही है अपनी पहली पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने पीछे नाम दिया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अनदर नेम इज फर्स्ट हार्मोनिक, पहले की तरह ही है। आपने देखा होगा ना, जब बांसुरी बजाते हैं, फ्लूइड पाइप बजाते टाइम, इन होल्स को हम बंद करते रहते हैं। बेटा इस होल को अगर बंद कर दिया तो हमारा ओपन एंड यहाँ नहीं शिफ्ट हो जाएगा। ये रास्ता बंद कर दिया आपने, तो फिर ओपन एंड यहाँ पे आ गया, तो पाइप की लेंथ को क्या हुआ बोलेंगे? इंक्रीज। लेंथ इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी को क्या होगा? डिक्रीज। तो अगर आप बांसुरी बजाते हैं तो बेटा जैसे जैसे ना आप होल्स को प्लग इन करते जाते हो, बंद करते जाते हो, पाइप का लेंथ बढ़ता रहता है और लो फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है। इनको खुला छोड़ना शुरू कर दो बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक में पहले बीच में एक नोड था ना, अब दो डाल लो और दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड भी आएगा। इस बार एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस λ/2, फिर एंटी नोड से एंटी नोड λ/2। तो टोटल जो डिस्टेंस है ये वाला, जो कि पाइप का लेंथ था, वो इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2, यानी लैम्डा हो जाएगा। तो इस बार लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू एल। तो वेव वेलोसिटी तो वही रहेगी साउंड की। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/λ, इस बार एल से डिवाइड करना है। तो क्या ये वाला आंसर पहले वाले आंसर का डबल हो गया? फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। इसी को बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, और अनदर नेम जैसे पहले दिया फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आप समझ गए होंगे, दो नोड की जगह अब तीन नोड कर लो यहाँ पे। तो अब आएगा λ/2 एक, λ/2 2, λ/2 3, तीन बार λ/2 आया। तो L इक्वल टू 3 टाइम λ/2, लैम्डा निकालो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेव वेलोसिटी बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह 2l/3, 3 गया ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स, तो थर्ड हार्मोनिक, अनदर नेम सेकंड ओवरटोन। ठीक है, सेम पैटर्न पे चलेगा जैसे हमने पीछे स्ट्रेच्ड वायर को डिस्कस किया। सिर्फ आपने √T/m नहीं लगाना इस बार, इसको v को √T/m नहीं लिखना। तो दोबारा फिर बता रहा हूं बेटा, ओपन पाइप दोनों साइड से खुला होता है। क्लोज पाइप जैसे आपका पेन का कैप है, एक साइड से बंद एक साइड से ओपन, उसको क्लोज पाइप कहते हैं। तो जो बांसुरी बजाते हैं हम, फ्लूइड पाइप, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन पाइप, दो साइड से खुला होता है। तो जो पेन का कैप है, एक साइड से बंद एक साइड से खुला, इसको बजाएंगे तो ये बनेगा क्लोज्ड पाइप।
चलिए अब जरा नोट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट ऑन सिमिलर लाइंस इज क्लोज्ड पाइप। तो पहले डेरिवेशन करा दूं, न्यूमेरिकल्स बाद में एड्रेस करेंगे। तो क्लोज्ड पाइप जो है उसमें जैसे मैंने बताया, जो ओपन एंड है बेटा उस पे तो बनेगा एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड पे इसमें नोड बनता है बेटा। जहां पे बंद हो जाएगा ना, टेक केयर, वहां पे नोड बनना है, और ओपन एंड पे बनेगा एंटी नोड। तो एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस क्या था, अभी लिखा थोड़ी देर पहले हमने, λ/4. λ/4 था ना। तो λ/4 इक्वल टू एल, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 4l। होप को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एल इक्वल λ/4, लैम्डा इक्वल टू 4l, बाकी फॉर्मूला पुराना ही है। वेव वेलोसिटी लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा से डिवाइड किया, तो ये आ गई आपकी पहली फ्रीक्वेंसी, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। चलिए अब इसकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पता क्या है, एक एंटी नोड के बाद एक नोड आना चाहिए। पहले तो बीच में कुछ भी नहीं था ना, एंटी नोड के बाद नोड आएगा, नोड नोड में एक एंटी नोड भी आएगा। इस बार ये डिस्टेंस है λ/4, यहां तक फिर आएगा λ/4, और यहां से यहां तक फिर आएगा λ/4। तो 3 बार λ/4 इक्वल टू एल, या लैम्डा इक्वल टू 4l/3। यही फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, वेव वेलोसिटी को लैम्डा से डिवाइड करेंगे। लेकिन इस बार ध्यान दीजिए, आंसर सीधा 3 टाइम्स आ गया, डबल वाला आया नहीं बीच में बेटा, सीधा 3 टाइम जंप मिल गया। तो इसको बेटा फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है, इसलिए नाम इसका होगा थर्ड हार्मोनिक। लेकिन इसके बाद ये पहली बार फ्रीक्वेंसी है अगली, तो इसको बोलेंगे पहला ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। दोबारा फिर देखो बेटा, यहाँ पे एंटी नोड नोड के बीच में कुछ नहीं था पहले, अब एक नोड डलेगा, एक एंटी नोड डलेगा। एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस λ/2, फिर λ/4, फिर λ/4, फिर λ/4। 3 बार λ/4 इक्वल टू एल, लैम्डा निकाला, v को लैम्डा यानी 4l/3 से डिवाइड किया, तो फ्रीक्वेंसी सीधी 3 टाइम्स आ गई इस बार। वो जो 2 टाइम आती थी बीच में वो नहीं आई, इसलिए इसमें फर्स्ट हार्मोनिक के बाद सीधा थर्ड आता है, और थर्ड के बाद अभी देखेंगे सीधा फिफ्थ आएगा। इसमें ना जो इवन वाले हार्मोनिक्स हैं वो मिसिंग होते हैं क्लोज्ड पाइप में। अच्छा, आपने जो जितने भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखे, टीवी पे प्रोग्राम वगैरह आते हैं ना, इंडियन आइडल वगैरह जो भी हैं, तो उसमें जो बेटा जो सिंगिंग वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें जो बांसुरी बजाई जाती है, वो बांसुरी बेटा ये वाली होती है, या फिर इधर से बंद वाली होती है? कौन सी वाली बजाते हैं वो, 1 और 2? हाँ, हाँ करो करो, याद करो, कोई बात नहीं है, सभी ने देखा हुआ है। 2 वाली तो नहीं बजाते बेटा, सर वन 1 वाली बजाते हैं। प्रथम का आंसर ठीक है, और कई बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। 1 वाली बजाते हैं बेटा, लिप्स उनके यहाँ पे नहीं होते, बजाने वाले के, बजाने वाले के लिप्स यहाँ पे होते हैं ना, इधर इधर वो हाथ से पकड़ के इधर वो होल्स को प्लग इन करता है, तो ये वाला बजाते हैं। ये वाला इसलिए बजाते हैं, इसमें बेटा हार्मोनिक्स जो हैं वो ज्यादा हैं, इसमें हार्मोनिक्स कम है। हार्मोनिक्स कम मतलब जो साउंड की जो क्वालिटी है ना, जो मेलोडी ऑफ साउंड है वो इसमें कम मिलती है। ओपन वाले में ज्यादा हार्मोनिक्स होते हैं, ज्यादा अच्छी साउंड आती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, पहले हमने एक नोट डाला था बीच में, अब आप 2 डालिए, 2 नोड्स, तो 2 एंटी नोड भी होंगे बीच में। फिर अब ये डिस्टेंस कितना हुआ बोल के बताएंगे। एल को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखना हो, क्या लिखा जाएगा?
5 lambda by 4. वेरी नाइस बेटा, 5 लैम्डा बाय 4। तो लेंथ को लिखेंगे 5 लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा आएगा 4l बाय 5। फिर से v बाय लैम्डा करेंगे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो ये आंसर आया 5 टाइम्स। मैंने बोला डबल नहीं आएगा, 4 टाइम नहीं आएगा, 6 टाइम नहीं आएगा। इवन नंबर वाले हार्मोनिक्स इसमें एब्सेंट होते हैं, तो इसको कौन सा हार्मोनिक बोला जाए? 5th harmonic. 5th हार्मोनिक, और इसको बोलना है सेकंड ओवरटोन। ठीक है, जो हार्मोनिक्स है इसमें वो ऑड ऑड वाले चलेंगे और ओवरटोन कंटिन्यूटी में चलेंगे, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन। तो प्लीज टेक केयर, ये थोड़ा सा जो क्लोज पाइप है ना, इसमें ये बीच की फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होती है, डबल वाली नहीं आएगी, 4 टाइम नहीं आएगी, 6 टाइम नहीं आती। चलिए अब एक बार नोट डाउन भी करेंगे इसको भी। चलिए ये एक न्यूमेरिकल है ओपन पाइप्स पे। ओपन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज v/2l। क्वेश्चन नंबर है 13। दो ओपन पाइप्स हैं, लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 50.5 सेंटीमीटर। तो बेटा लेंथ चेंज होगी तो दोनों की फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। अगर उन दोनों को इकट्ठे साउंड किया जाए तो दोनों से जो साउंड आती है उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिसके कारण 3 बीट्स पर सेकंड बन रही थी। तो आपको बताया कि बीट फ्रीक्वेंसी इज जस्ट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक पाइप का लेंथ था 50, एक का था 50.5, तो बीट्स की फ्रीक्वेंसी थी 3। तो आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालने के लिए आप बेटा यूनिट यूज करोगे मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आप एक काम करना, इन लेंथ्स को ना मीटर में लिख देना ताकि आंसर मीटर पर सेकेंड में आए। तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो होता है ν1 माइनस ν2। तो इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, 50 सेंटीमीटर और 50.5 सेंटीमीटर? विच वन हैज मोर फ्रीक्वेंसी? फॉर्मूला ये है, विच वन हैज 50। तो 50 वाला पहले लिखेंगे, v/2 L1 यानी 50 माइनस v/2 L2 यानी 50.5। v कॉमन निकाल लो, 2 भी कॉमन निकाल लो। ये लेंथ आपने मीटर में चेंज कर लेनी बेटा दोनों। चलिए v कॉमन, 2 कॉमन, 1/L1। L1 मतलब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 100/50 लिख सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 100/50.5। चलो मेरा काम इतना ही था, इसको आगे अब सॉल्व करके v निकालना क्या आएगा। मैंने आपको मेथोडोलॉजी क्लियर कर दी है, आपको v के लिए सॉल्व करना है ना। 2 इधर जाएगा, इसका भी एलसीएम ले लेना, 100 भी चाहे बाहर निकाल लो कॉमन, 100 कॉमन निकाल लो। तो 1/50 1/50.5, इनको बेटा मल्टीप्लाई करके ऊपर 50.5 माइनस 50 यानी 0.5 आएगा, है ना। तो 0.5 से पॉइंट कैंसिल कर देना, और 5 पे ये कैंसिल होके 10 आ जाएगा, एक जीरो भी कैंसिल। बाकी बेटा इसको सॉल्व करके ना अपने आप पूरा करो, बाकी मुझे नहीं बताना, आगे अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। कैरी ऑन योर सेल्फ। तो आंसर मुझे लग रहा है इसका 303 आना चाहिए, मुझे लग रहा है। बाकी बुकलेट में आंसर दिया हुआ है, आगे अपना सॉल्व करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बट ट्राई योरसेल्फ बेटर। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. वेलकम बेटा।